नमस्कार। आइए आज हम भूगोल में इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पर्यावरणीय भूगोल की श्रृंखला में प्लांट सिस्टम या क्या कहते हैं कि प्लांट किंगडम मतलब पादप तंत्र या पादप समुदाय के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट कम्युनिटी क्या होती है ये समझते हैं। तो पौधों की प्रजातियों जो प्लांट स्पीशीज हैं कि सामाजिक समूह सोशल ग्रुपिंग को प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। और किसी क्षेत्र में जो प्लांट कम्युनिटी है उसके समूह उसके ग्रुप को जितने भी प्लांट कम्युनिटी हैं उनके एक एक ग्रुप को सम्मिलित रूप से वेजिटेशन कहते हैं। या फिर वेजिटेशन को आप ऐसे कह सकते हैं कि एक परिभाषित क्षेत्र, एक पूरा परिभाषित क्षेत्र जिसमें सभी पौधे रहते हैं उसी को हम वेजिटेशन कहते हैं। आप इसे और अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है किसी भी निश्चित आवास हैबिटेट में एक साथ विकसित होने वाले पादपों के समूह को ग्रुप का प्लांट्स को पादप समुदाय प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है। और किसी भी प्रदेश में कोई भी प्रदेश मतलब रीजन है, क्षेत्र है में पादप समुदाय जो प्लांट कम्युनिटी के समूह को वनस्पति वेजिटेशन कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों जो वेरियस स्पीशीज हैं के परंतु पारिस्थितिकी रूप से संबंधित पौधों के समूह के उस क्षेत्र की वनस्पति कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी प्रदेश में पादप समुदाय के समूह को वनस्पति कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के परंतु पारिस्थितिकी रूप से संबंधित पौधों के समूह को उस क्षेत्र की वनस्पति कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है। अब इस प्लांट कम्युनिटी पादप समुदाय को हम लेयर में बांटते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। स्ट्रेटिंग मतलब स्ट्रेटा, मतलब एक स्ट्रेटा, लेयर बाय लेयर एक स्ट्रेटा में से हम बांटते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन करने का क्या अर्थ हुआ, मतलब स्तरीकरण करने का क्या अर्थ हुआ, एक पैटर्न ऑफ वर्टिकल लेयर, एक पैटर्न है वर्टिकल लेयर का। ठीक है। इन ए फॉरेस्ट कम्युनिटी, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी मतलब वनी जो समुदाय है, मतलब वनस्पति का जो समुदाय है, मतलब वन का जो समुदाय है, एक वन का समुदाय, उसमें जो लेयर बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को जानते रहेगा। ये जो हमने यहाँ बनाया है ये लेयर मैंने टेम्परेट डेसिडुअल फॉरेस्ट का लिया है। ठीक है। इसमें मुख्यतः 4 वर्टिकल लेयर को लिया जाता है। तो जो सबसे टॉप पे होते हैं, मतलब जो प्लांट मतलब कोई पौधे जो एकदम ऊंचाई पे चले जाते हैं, डोमिनेंट कर जाते हैं, एकदम टॉप पे जाते हैं, उसे हम डोमिनेंट लेयर कहते हैं या ट्री कैनोपी कहते हैं। कैनोपी मतलब बितान, मतलब जो ऊपरा वाला हिस्सा होता है बितान, या फिर क्राउन मतलब शीर्ष हिस्सा, या फिर स्टेट्रम लेयर इसे कहते हैं। ठीक है। अब जो है उसके नीचे जो आपका लेयर आता है उसके नीचे जो है सब कैनोपी या को डोमिनेंट लेयर कहते हैं। इसका एग्जांपल है ऐश, और जो टॉप में था उसका एग्जांपल है ओक ट्री। उसके नीचे आते हैं आपके शर्ब्स जो कि थर्ड लेयर के अंदर आते हैं। ये शर्ब मतलब झाड़ियों वाले पौधे की प्रधानता रहती है, इसे सेकंड लेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हैजल है, बौने पेड़ जैसे कि अमरूद का पेड़ हो गया। ठीक है। 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। फिर आपका उसके नीचे भी चले जाएंगे तो हर्ब से आ जाएगा, मतलब जो शाक सब्जी वाले क्षेत्र होते हैं। थर्ड लेयर जैसे एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल टाइप के, तो इसमें शाकी पौधों की प्रधानता रहती है, जैसे टमाटर का पौधा, तुलसी हो गया, या तुलसी का पेड़ हो गया, धनिया हो गया, तो ये शाक वाले में हर्ब में आ जाएंगे। और सबके नीचे जो आपका रहेगा वो ग्राउंड लेयर रहता है, इसे फॉरेस्ट फ्लोर भी कहते हैं। और इसमें देखिए मॉक लेयर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मॉक, लाइकेन, फंगी टाइप के आपके मिलेंगे यहाँ पे एकदम सबके नीचे। इस चीज़ को जानते रहेगा जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप पे मिलेगी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इंटेंसिटी ये कम होती जाएगी। ये हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअल फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है। ये मुख्यतः है कि जानते रहिएगा। यहाँ पे आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डेसिडुएशन शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा सबसे ऊपर डोमिनेंट वाले वृक्ष हैं, देखिए सबकी ऊंचाई पे जो है, एग्जाम्पल के लिए ओक लिया गया है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो पाया जाता है, इसे ट्री कैनोपी कहते हैं, डोमिनेंट लेयर कहते हैं। उसके बाद आता है को डोमिनेंट लेयर जो नीचे रहता है, और इसके बाद हैजल आता है, मतलब हैजल एग्जाम्पल है जो कि सेकंड लेयर, फिर उसके बाद थर्ड लेयर, फिर ग्राउंड लेयर, ऐसे करके ये लेयर बने हैं। इस चीज़ को जानते पूछता है सबके टॉप पे क्या पाया जाता है, तो कैनोपी पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया रहता है, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला क्षेत्र रहता है, उसमें पेड़ बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, बहुत ऊंचाई तक। तो उसमें जो डोमिनेंट लेयर के ऊपर जो वाला क्षेत्र रहता है उसे इमर्जेंट कहते हैं। इमर्जेंट मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसी को इमर्जेंट कहते हैं। और उसके बाद कैनोपी को लिया जाता है। कैनोपी मतलब बितान। ठीक है। तो सबके ऊपर आपका ट्री कैनोपी, फिर आपका सर्फ का आएगा, फिर हर्ब का आएगा, फिर ग्राउंड लेयर रहेगा। ये आपके 4 वर्टिकल लेयर हैं टेम्परेट डेसिडुअल फॉरेस्ट के लेकर। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, हम शेरे को समझते हैं। शेरे क्या है? शेरे कहिए या फिर सक्सेशन कहिए, अनुक्रम कहिए। शेरे जो है ये पानियोर प्लांट मतलब कि आरंभिक पादप से लेकर मतलब शुरुआत के जो प्लांट का उदय होता है वहाँ से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक मतलब कि जो चरम बिंदु रहती है समुदाय की, वहाँ तक के क्रम को हम शेरे या सीक्वेंस कहते हैं। तो आरंभिक पादप जैसे एल्गी हो गए, लाइकेन हो गए, मॉस हो गए, तो यहाँ से जब शुरुआत होता है और फिर चरम बिंदु तक जाते हैं, बर्टिक सक्सेशन होता रहता है इनका, मतलब जैविक अनुक्रम के विकास के चरण जो होते रहते हैं, डेवलपमेंट सक्सेशन होता रहता है। उसी चरण में पायनियर प्लांट से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का जो चरण होता है उसी को शेरे या सक्सेशन कहते हैं। अब इस शेरे और शरण के पायनियर प्लांट से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, पायनियर मैंने बता दिया आरंभिक पादप, आरंभिक प्लांट जैसे एल्गी, लाइकेन, काई मॉस हो गए। लेकिन जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो वनस्पति समुदाय जो मतलब कि वेजिटेशन कम्युनिटी है, उसकी जो अंतिम प्रावस्था होती है, मतलब कह सकते हैं लास्ट फेज जो रहता है, लास्ट स्टेज जो रहता है सक्सेशन का, उसको क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लास्ट फेज में स्टेबल स्टेज की प्राप्ति हो जाती है और जो क्रम रहता है सक्सेशन का वह पूर्ण हो चुका रहता है। ठीक है, इसे हम क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। हाँ, फिर इसे क्लाइमेक्स सक्सेशन भी कहते हैं और क्लाइमेक्स वेजिटेशन भी कहते हैं। इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कि समुदाय परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद स्थिर दशा को प्राप्त करता है, इसी तरह मतलब स्टेबल स्टेज को प्राप्त करता है। तो क्रमक जो सीक्वेंस शेरे रहता है वह पूर्ण हो चुका रहता है और इस दशा में पादप मतलब प्लांट का सर्वाधिक विकास हो चुका रहता है और इसी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं या फिर क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहते हैं। फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वनस्पति समुदाय की अंतिम प्रावस्था मतलब लास्ट फेज को चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम अनुक्रम क्लाइमेक्स सक्सेशन, चरम जलवायु क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, चरम वनस्पति क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहा जाता है। और यह स्थिति प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र मैच्योर इकोसिस्टम की होती है, जब मैच्योर हो जाता है इकोसिस्टम हमारा, प्रौढ़ हो जाता है। यही हम यहाँ पे कह रहे थे कि क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहते हैं और इन्हें मैच्योर इकोसिस्टम, ये मैच्योर इकोसिस्टम कहलाता है। अब आते हैं आगे की कृषि। ये जो बायोटिक सक्सेशन होता है मतलब जैविक अनुक्रम रहता है वेजिटेशन का, वेजिटेशन डेवलपमेंट में उसका जो फेजेज है, प्रावस्था है, उसके बारे में एफ क्लीमेट ने 1916 में वनस्पति के अनुक्रम के विकास के 5 फेजेस दिए हैं, 5 सीक्वेंशियल फेजेस दिए हैं। ठीक है, क्रमित। तो फर्स्ट है न्यूडेशन, फेज ऑफ न्यूडेशन। फर्स्ट फेज न्यूडेशन है जिसमें वनस्पति रहित मतलब प्लांट फ्री एरिया रहता है, जिसमें नग्न क्षेत्र होते हैं, बेयर एरिया रहता है। ठीक है, और फिर दूसरा आता है माइग्रेशन, प्रवास। प्रवास मतलब अन्य क्षेत्रों के प्लांट शीट्स जो है वहाँ पे आकर आ जाते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे नग्न क्षेत्र था, मतलब वनस्पति रहित क्षेत्र जहाँ पे था, नग्न बेयर एरिया था, वहाँ पे अन्य जगह के मतलब कि प्लांट के शीट्स मतलब कि बीज जो हैं वो आते हैं प्रवास के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। फिर एक्सेशन में क्या होता है कि प्लांट शीट की स्थापना हो जाती है, वहाँ के रुक जाते हैं तो स्थापना होती है, तो शीट आर स्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। फिर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन मतलब प्रतिस्पर्धा होती है, अब वो बढ़ रही है तो कंपटीशन होने लगता है। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। जो पौधे हैं और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो बेयर एरिया पहले था वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके वो पौधे लड़ते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा वाली कंपटीशन वाली चीज़। और लास्ट में स्टेबलाइजेशन होता है, मतलब स्थिरीकरण हो जाता है। स्थिरीकरण करने का अर्थ हुआ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन प्राप्त हो जाता है, मतलब अब वो स्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। स्टेबल स्टेज नहीं बताया था, क्लाइमेक्स सक्सेशन का जो एकदम आखिरी स्टेज होता है स्टेब्लिश्ड आ जाता है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की प्राप्ति हो जाती है, स्टेबल स्टेज की प्राप्ति और क्लाइमेक्स कम्युनिटी की प्राप्ति हो जाती है। इसी बायोटिक कम्युनिटी को मतलब साधारण शब्दों में समझें तो बायोटिक समुदाय के अनुक्रम मतलब सक्सेशन डेवलपमेंट की उपयुक्त व्यवस्थाओं को संक्षिप्त में अगली पंक्ति में व्यक्त किया जाता है। अब इसे यहाँ से समझने चाहिएगा, ये क्रम जो देखिए जो अभी मैंने बताया वो क्रम, इसे आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि पादप रहित नग्न शहर मतलब प्लांट फ्री, जो प्लांट फ्री मतलब एरिया हो और वहाँ पे रॉक सरफेस हो। ठीक है, पर आरंभिक मतलब पैनियोर प्लांट मैंने मतलब शुरुआती वाले प्लांट जो रहते हैं जैसे शैवाल हो गए, लाइकेन आदि का विकास होता है। एकदम फ्री रॉक है, मतलब नग्न चट्टान है, उस पर शैवाल, काई, लाइकेन आकर जम जा रहे हैं। ठीक है, तो मिट्टियों के निर्माण के साथ सूक्ष्म जीवों का विकास शुरू हो जाता है। फिर मृदा वाकी जो है जीवों का विकास, बिखरे पौधों के खुले समुदाय मतलब ओपन कम्युनिटी का विकास होता है। फिर मांस का द्वितीय समुदाय मतलब दूसरा समुदाय उत्पन्न होता है। फिर घनी वनस्पति के बंद समुदाय क्लोज कम्युनिटी का विकास हो जाता है, मतलब अब क्लोज हो रहा, पहले ओपन था फिर क्लोज हुआ। फिर शाकी हर्बियस पौधों का प्रभुत्व हो जाता है, मतलब कि जो आपके शाकी मतलब वेजिटेबल वाले पौधे हैं उनका प्रभुत्व होने लगता है, अर्थात शाक समुदाय का विकास होने लगता है, जैसे टमाटर का वृक्ष हो गया। ठीक है,
फिर आगे वन समुदाय का विकास होता है। वन समुदाय मतलब फॉरेस्ट कम्युनिटी अब आ गई। अब देखिए बहुत बड़ी बात होगी फॉरेस्ट कम्युनिटी, जिसमें लाइकेन काई का हो जाता है, फिर मांस घास झाड़ियों तथा वृक्षों का मिश्रण हो जाता है, मतलब बड़े बड़े पेड़ भी हो गए। आप एक समझिए, यहाँ पे मैंने नहीं बताया था पूरा एक चरण, तो इसमें देखिए प्लांट्स भी हो गए, हर्ष भी हो गए, काई लाइकेन, सभी जो चरण है सबका एक कम्बिनेशन हो जाता है। तो ये लास्ट है वन समुदाय, ठीक है, ये फॉरेस्ट कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसी के आगे बढ़ते हैं, प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र मतलब चरम क्लाइमेट कम्युनिटी का विकास हो जाता है, मतलब एक क्या कहते हैं ना, प्रौढ़ इकोसिस्टम वाली बात हो जाती है, इसमें मेच्योर इकोसिस्टम वाली बात हो जाती है, ठीक है। इसके आगे क्या है कि एफ ई क्लीमेंट ने जब ये फेजेस दिए बायोटिक सक्सेशन का, फिर इसके बाद इन्होंने इसी बायोटिक सक्सेशन का मतलब जैविक अनुक्रम को वनस्पति के विकास के चरण में, मतलब कि वेजिटेशन डेवलपमेंट के चरण में ही दो प्रकारों में, टू टाइप में इन्होंने विभक्त किया, मतलब बांटा। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी सक्सेशन, मतलब प्राथमिक अनुक्रम। तो प्राइमरी सक्सेशन अगर पूछे, प्रश्न पूछता है प्राइमरी सक्सेशन करने क्या अर्थ हुआ, इसमें क्या रहता है कि जब पौधों का विकास मतलब पानियों वाला स्थिति रहता है, मतलब आरंभिक स्थिति जब पौधों का विकास नहीं हुआ रहता है, प्लांट मतलब रहित रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि उन वनस्पति रहित क्षेत्रों में वनस्पति के डेवलपमेंट सक्सेशन से है जहां पहले, नोट करिएगा, जहां पहले किसी भी प्रकार के पौधों या प्राणी का जनन एवं विकास नहीं हुआ हो। कहने का अर्थ हुआ कि वहाँ पे अभी जो है प्लांट्स का ग्रोथ ही नहीं शुरू हुआ है, तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन के अंतर्गत रखेंगे, मतलब पायनियर स्टेज वाली स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे नग्न शैल मतलब बताया था बेयर रॉक वाला भाग, फिर बेयर वाला रॉक वाला भाग रहेगा, फिर सक्सेशन मतलब क्रम बढ़ता जाएगा, उस पर आने लगेंगी, ठीक है, शीट्स आने लगेंगी, तो सक्सेशन अनुक्रम बढ़ेगा और फिर लास्ट में क्लाइमेक्स चरम तक हो जाएगा। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि शुरुआत में आपका प्योनियर वाला स्टेज रहता है, इसी को हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि प्लांट्स एंड मतलब कि प्राणी जंतु का जनन एवं विकास नहीं हुआ रहता है, ठीक है। ये पहला इन्होंने बांटा था एफ ई क्लीमेंट ने। दूसरा जो था इनका सेकेंडरी सक्सेशन था। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, जो पहले की वनस्पतियां रहती हैं, मतलब जो मतलब सक्सेशन हो चुका रहता है किसी वेजिटेशन एरिया में, उसमें जो वनस्पतियां रहती हैं, वनस्पतियों का आच्छादित क्षेत्र रहते हैं, तथा बाद में क्या होता है कि मानव हस्तक्षेप, मान लीजिए कहीं जंगल है पूरा है, फिर उस जंगल को काट कर, जैसे झूमिंग कृषि होती है भारत में, नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो झूमिंग कृषि क्या होता है, वनों की कटाई होती है, फिर जला देते हैं, बर्निंग एंड फायरिंग, बर्निंग वाली स्थिति आ जाती है, जला देते हैं, तो वहाँ पे जो वनस्पति का पूरा सक्सेशन था वो खत्म हो जाता है। अब क्या होता है द्वारा, अब एक जब खत्म हो जाता है, फिर प्राकृतिक कारणों से वनस्पति के नष्ट होने, मतलब किसी प्राकृतिक कारण से वनस्पति का नष्ट होना, या फिर मानव हस्तक्षेप द्वारा वनस्पति का नष्ट होना, नष्ट होने के बाद प्राकृतिक कारण मतलब समझ लीजिए भूकंप आ गया, किसी भी कारण से भूस्खलन हो गया, तो वहाँ नष्ट हो गया वो क्षेत्र, ठीक है। नष्ट होने के बाद वेजिटेशन कम्युनिटी मतलब वनस्पति समुदाय का पुनः विकास शुरू हो जाता है, उसी को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। आप इसे यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए पूरे पेड़ पौधे थे, पूरा एक कम्युनिटी था वेजिटेशन का, ठीक है। ये पूरे वेजिटेशन को झूमिंग कृषि के तहत काट दिया गया। अब ये जब काट दिया गया तो वनस्पति समुदाय फिर से पुनः उत्पन्न होने लगा, मतलब पुनः विकास करने लगा, तो इसी को हम आपका सेकेंडरी सक्सेशन अंतर्गत रहते हैं। मतलब कि मान लीजिए पूरा एक समुदाय था, ठीक है, वेजिटेशन समुदाय था, प्लांट मतलब वेजिटेशन कम्युनिटी थी, और उसको काट के झूमिंग कृषि हुआ या फिर प्राकृतिक कारणों से ये पूरा वेजिटेशन नष्ट हो गया, ठीक है। अब ये नष्ट होने के बाद क्या होता है, वेजिटेशन जो कम्युनिटी थी वो फिर से शुरू होती है, काई लाइकेन स्टार्ट होते हुए, फिर उसके बाद हर्ष बनते हैं, फिर सर्फ बनते हैं, फिर आपका लार्ज ट्री बन जाता है, क्लाइमेक्स की स्थिति आ जाती है, ठीक है। काई लाइकेन स्टार्ट होते हैं, हर्ब सर्फ के फिर लास्ट ट्री बन जाता है, तो ये फिर वेजिटेशन का क्लाइमेक्स स्थिति बना देता है, इसी को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। इसमें मैंने बताया कि पहले के वनस्पतियों के जो आच्छादित क्षेत्र हैं, ठीक है, तथा बाद में क्या होता है, मानव हस्तक्षेप और द्वारा तथा प्राकृतिक या फिर कहते हैं प्राकृतिक कारणों से वनस्पतियों का नष्ट होना, मानव हस्तक्षेप वनों की कटाई, झूमिंग कृषि हो गई, और प्राकृतिक कारण भी आप समझिएगा, ठीक, के बाद वनस्पति समुदाय मतलब वेजिटेशन कम्युनिटी का पुनः विकास शुरू हो जाता है, उसी को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। प्लांट में ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देखेंगे। जो विकास का क्रम है, सिद्धांत है, चार्ल्स डार्विन का और डी वेरिश का। तो चार्ल्स डार्विन मुख्य थे। तो चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति, उसको यहाँ पे प्लांट्स में लागू किया जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो प्लांट्स में क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, एक प्राकृतिक चयन होता है, कौन से प्लांट्स रह पाएंगे, जीवित रह पाएंगे नए क्षेत्र में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी यहाँ पे लागू किया जाता है, गिवन बाय द हर्बर्ट। एक चीज जानते रहिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये डार्विन
इसको डार्विन के लिए थे हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो शब्द है ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंट, मतलब जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा प्लांट्स को वहाँ पे। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, सूर्य प्रकाश पाने की, मतलब कि जो सनलाइट है उसकी प्रकाश पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन वाली स्थिति, वहाँ पे अनुकूल स्थिति रहे जीवित रहने के लिए। मैंने सनलाइट वाला आपको बताया था कि देखिए डोमिनेंट को सनलाइट अच्छा मिलेगा, हाई मिलेगा, फुल सन यहाँ पे मिलेगा, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे डेंस शेड हो जाएगा, मतलब सनलाइट आपको लो मिलेगा। तो ये जो सनलाइट वाली प्रतिस्पर्धा होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं। इसी डार्विन के मतलब कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के का विरोध इन्होंने डी वेरिज ने किया था। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ऑफ स्प्रिंग मतलब संतति और इंटरब्रीडिंग अंतर प्रजनन की बात किए थे। इन्होंने कहने का अर्थ ये हुआ कि इन्होंने बताया कि कभी कभी संततियाँ मतलब ऑफ स्प्रिंग अपने जनक से इतनी भिन्न हो जाती हैं, मतलब जो संततियाँ चल रही थी वह अपने जो उनके पूर्वज थे उनसे इतनी चेंज हो जाती हैं, मतलब कि प्रोडक्शन होते रहते, मतलब हमारे दादा थे, फिर हमारे दादा हमारे पिताजी, फिर हमारा जो चेंज हुआ वह हमारे दादा से बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, ठीक है। तो संततियाँ जो है अपने जनक से इतनी भिन्न होती हैं कि एक ही पीढ़ी के अंतर्गत नई प्रजाति का उद्भव हो जाता है, न्यू प्रजाति का उद्भव हो जाता है, ये इन्होंने बताया था। और इस तरह तत्कालिक विकास परिवर्तन को गुण परिवर्तन म्यूचुएशन कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने गुण परिवर्तन म्यूचुएशन की प्रक्रिया द्वारा प्रजाति के उद्भव के लिए नए पदार्थ सुलभ होते हैं, ये बताया। फिर लैंगिक प्रजनन के समय कई जीन प्रतिरूप उत्पन्न हो जाते हैं संबंध के समय, ठीक है, मैंने बताया ना। फिर किसी भी पर्यावरण में कतिपय प्रजातियों के जीन प्रतिरूप अन्य जीन प्रतिरूप से अधिक समर्थ हो जाते हैं, ये भी बात हो जाती है, अन्य से अलग जीन इनकी मजबूत आ जाती है। और नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया द्वारा श्रेष्ठ मतलब योग्य जीन प्रतिरूप की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होती है, जबकि कमजोर जीन प्रतिरूप दब जाते हैं वहाँ पे। और किसी खास पर्यावरण के अनुकूलन के लिए समस्त प्रजाति समूह अलग हो जाते हैं तथा एक अलग जेनेरिक तंत्र का जन्म होता है, जिसे प्रजाति स्पीशीज कहते हैं। तो ये रही बात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। अब आगे बढ़ते हैं, सीड डिस्पर्सल को समझते हैं। सीड डिस्पर्सल मतलब बीज विसरण। जो प्लांट के सीड हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विसरण करेंगे तभी ना वहाँ पे प्लांट फैलेगा। तो बीजों के मतलब सीड्स के फैलना, स्थानांतरित करना, मतलब बीजों का स्थानांतरण होना, उसी को हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। ये इसका जो एग्जाम्पल है वायु द्वारा, विंड द्वारा वो होता है, मानव द्वारा होता है। मतलब ये स्थानांतरण जो होता है बीजों का स्थानांतरण बाय विंड्स द्वारा, बाय वाटर जल द्वारा भी। वाटर मतलब कि एक जो गर्म धाराएं एक जगह 2 जगह ले जाती हैं। फिर एनिमल द्वारा, मतलब कि जो जानवर हैं वह लेकर चलते हैं। बर्ड्स जो कुछ खाती रहती हैं फिर पॉटी करती हैं, वो भी बीज का स्थानांतरण करती है। फिर ह्यूमन तो जान ही रहे हैं बीज का, अब ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस भारत में आ गया है, तो यही समझ सकते हैं आप बीज डिस्पर्सल की क्रिया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रिया में। अब आगे बढ़ते हैं पूरे विश्व में, मतलब कि वर्ल्ड में फ्लोरिस्टिक प्रोवियंस किंगडम, मतलब किसी प्लांट फ्लोरिस्टिक प्रोवियंस किंगडम कहने का क्या अर्थ होता है, इस चीज़ को समझिएगा। किसी प्लांट कम्युनिटी, मतलब कोई प्लांट समुदाय है, पादप समुदाय है का लार्जेस्ट ग्रुप, जो एकदम पूरा लार्जेस्ट ग्रुप होता है, उसी को हम फ्लोरिस्टिक मतलब पुष्प वाला जो पौधे वाला प्रोवियंस होता है या किंगडम होता है, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, वनस्पति प्रदेश कहते हैं। इसको 6 प्रमुख रीजन में मुख्यतः बांटा गया है पूरे विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड में पूरे विश्व में 6 प्रमुख रीजन में फ्लोरिस्टिक प्रोवियंस किंगडम को बांटा गया है। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलियन रीजन कहने का अर्थ हुआ जो ऑस्ट्रेलिया का समस्त क्षेत्र है वह ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो इसमें जो नेटिव प्लांट मतलब देशज पौधा है वह यूकेलिप्टस है, ठीक है, यूकेलिप्टस जो भारत में भी आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस की 600 प्रजातियां पाई जाती हैं, 600 स्पीशीज फाउंड, ठीक है, 600 स्पीशीज पाई जाती हैं। और पूरे ऑस्ट्रेलिया के 75% भाग मतलब टोटल प्लांट में 75% यूकेलिप्टस पाया जाता है। तो 75% ऑफ टोटल प्लांट ऑस्ट्रेलिया का यूकेलिप्टस है, ठीक है। एंड एनिमल में अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया रीजन में, तो कंगारू जो कि नेटिव आपका एनिमल पाया जाता है, नेटिव एनिमल में कंगारू आपको मिलेंगे। कंगारू की खासियत ये रहती है कि बच्चों को अपने शरीर में बनी थैली में ये रखते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने शरीर की बनी जो थैली रहती है उसमें रखते हैं, और ही कंगारू प्रजाति को मार्शुपियल कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन के बाद केप रीजन को देखते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में है, आप समझ सकते हैं केप रीजन, केप वाला जो क्षेत्र है, केप किंगडम वाला एकदम नीचे वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसका विस्तार जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में है। इसमें जो मुख्यतः है वह गार्डन फ्लावरिंग प्लांट पाया जाता है। गार्डन फ्लावरिंग प्लांट जो कि जब वहाँ पे यूरोप के लोग मतलब उपनिवेशन काल में वहाँ पे जब आए थे तो गार्डन फ्लावरिंग प्लांट को कई जगह फैला दिए थे, कई जगह लेकर गए थे। और अब क्या है, वहाँ पे कृषि होने की वजह से गार्डन फ्लावरिंग प्लांट अब खत्म हो रहे हैं लगभग। और इसके आगे जो है स्क्लेरी फाइलोरस सर्व भी यहाँ झाड़ियाँ भी मिलती हैं केप रीजन में। अंटार्कटिका रीजन देखें, अंटार्कटिक रीजन को देखें तो इसका विस्तार अंटार्कटिक के उत्तर में पतली सक्रिय मेखला में पाई जाती है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया, चिली से लेकर न्यूजीलैंड तक है। इसके में प्लांट जो थे वह नोथोफागस पाए जाते हैं। शॉर्ट एंड हाई
टू सॉक ग्रासलैंड पाए जाते हैं और गर्म क्षेत्रों में एंजियोस्पर्म और आदि पाए जाते हैं। चौथा है पैलियोट्रॉपिक रीजन। पैलियोट्रॉपिक रीजन के अंतर्गत आपको मिलेंगे अफ्रीका का अधिकांश भाग हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और भाग हो गए। और नियोट्रॉपिकल रीजन को अगर हम देखें तो ये न्यू है, न्यू मतलब न्यूटन वाला क्षेत्र होगा, जिसमें पेटागोनिया और दक्षिण चिली को छोड़ दीजिए, क्योंकि पेटागोनिया दक्षिण चिली किसमें था, अंटार्कटिका रीजन में था। मैंने कहा था ना कि दक्षिण अमेरिका पेटागोनिया और चिली से न्यूजीलैंड तक, तो पेटागोनिया रीजन का पेटागोनिया दक्षिण चिली को छोड़कर समस्त दक्षिण अमेरिका का भाग जो होल नॉर्थ अमेरिका है उसका सम्मिलित किया जाता है नियोट्रॉपिकल रीजन में। एक होता है बोरियल रीजन, बोरियल मतलब समझ रहे हैं उत्तरी क्षेत्र हो गया, तो उत्तरी रीजन में आपको समस्त उत्तरी अमेरिका मिल जाएगा, मतलब मध्य अमेरिका छोड़कर उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, समस्त यूरोप और उत्तरी एशिया, अंटार्कटिक रीजन। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन किंगडम मिलेंगे, जिसमें कंगारू हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, मैंने बताया आपको, ठीक है, मोसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अंटार्कटिक जगत का जो थर्ड वाला जो था अंटार्कटिकन किंगडम, ये अंटार्कटिक एकदम सकरा सा रहता है, ठीक है। दूसरा जो था वह केप वाला था, केप किंगडम, जो देखिए अफ्रीका महाद्वीप एकदम, अफ्रीका महाद्वीप दक्षिणी छोर में केप किंगडम, केप रीजन पाया जाता है। तीसरा जो था वह अंटार्कटिक रीजन होगा, जो पतली सकरी मैंने बताया था ना इस अंटार्कटिका का, इसका विस्तार एक पतली मेखला में अंटार्कटिका महाद्वीप में उत्तर दक्षिण अमेरिका, पेटागोनिया तथा दक्षिण चिली से न्यूजीलैंड तक पाया जाता है। ये पेटागोनिया हो गया। चौथा आपको मैंने पैलियोट्रॉपिकल बताया, इसमें भारत मलय उप जगत भी आता है, इसके अंतर्गत अफ्रीका का अधिकांछ भाग, दक्षिण पश्चिम एशिया बताया था। फिर चौथा आपका नियोट्रॉपिकल किंगडम, जिसे नवायनवर्ती जगत कहा जाता है। फिर छठवां है आपका बोरियल, ठीक है, बोरियल किंगडम। ये सब आपके रीजन हो गए।